हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगाई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। वीडियो रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग। एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक आप देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट के प्रति आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी को समझने के लिए मैं 3 केस स्टडी से आपको समझाऊंगा कि कितना पावरफुल है कंपाउंडिंग। सबसे पहला केस लेंगे जिसमें हम LIC, PPF जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ और देखें कि लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा गैप आता है। अगला केस स्टडी लेंगे जहां पे दो दोस्त सेम सैलरी कमाते हैं 15 साल के लिए और फिर देखेंगे कि कितना बड़ा गैप क्रिएट होता है अगर एक बंदा ठीक से सेव करके इन्वेस्ट करे और दूसरा बंदा सेविंग ही ना करे। और तीसरा केस स्टडी जो सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक एसेट एलोकेशन का स्ट्रेटेजी जो आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ये स्ट्रेटेजी को पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले केस स्टडी की बात करें, एक दिन मैं अपने अंकल को समझा रहा था कि उन्होंने अगर LIC में लास्ट 25-30 ईयर्स में जो इन्होंने LIC में इन्वेस्टमेंट करी है, उसके जगह अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो लास्ट 30 ईयर्स में उन्होंने काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट की होती। अगर उन्होंने लास्ट 30 ईयर्स में अपनी सेविंग LIC में इन्वेस्ट नहीं करके अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की होती तो उनके रिटर्न्स मिनिमम 15 से 20% के हो सकते थे, और वहीं LIC में उनको हार्डली 5 to 7% के ईयरली रिटर्न्स मिले। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा, उसके बाद मुझे कहा, क्या फर्क पड़ता है सुनीत, इतना ही तो फर्क पड़ता है कि जहां पे मैं 7% के रिटर्न्स बनाया हूं उस वहीं पे तुम 15% के प्रॉब्ली डबल रिटर्न्स बना लोगे। तो वहां पे मैंने उनको कैलकुलेशन करके समझाया कि किस तरीके से ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही केस स्टडी को समझाऊं। अगर कोई 26 एज पे 25,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट करे और हर साल उसे 8% से लगातार इंक्रीज करे, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो LIC में इन्वेस्ट करे 7% के रिटर्न्स मानते हुए हम अज्यूम करें, और वहीं दूसरी तरफ हम अज्यूम करें म्यूचुअल फंड जो 15% के रिटर्न दे सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमने बहुत सिंपल से नंबर लिए हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिनको आप फॉलो करके इजीली 20 to 25% के रिटर्न बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। बट यहाँ पे हम थोड़ा कंजर्वेटिव होकर 15% के रिटर्न्स लेते हैं, और वहीं LIC में जो 7% एक्चुअली नहीं देता है, मान लेते हैं थोड़े देर के लिए 7% के रिटर्न देता है। तो अगर आप देखोगे 26 एज से अगर मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं और इसे कंटिन्यू करता हूं 55 एज तक, तो आप देखोगे कि LIC में जहां आपके रिटर्न्स आते हैं 5.42 करोड़ एट द एंड ऑफ 55 एज, वही म्यूचुअल फंड की बात करें तो जैसा मेरे अंकल को लग रहा था शायद 10 करोड़ होगा, बट यहीं पे कंपाउंडिंग का गेम आता है। और कंपाउंडिंग में अगर आप देखोगे तो 15% के रिटर्न्स जो है वो आपको बना के देंगे 25.75 करोड़। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। तो यही डिफरेंस होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का। इसी को मैं अगर चार्ट पे दिखाऊं तो कैसा होता है, 7% का ग्राफ जो इस तरीके से मूव होगा, और वहीं अगर मैं 15% के ग्राफ की बात करूं तो इस तरीके से मूव होता है। तो आप देख सकते हो इनिशियल 2 साल, 5 साल, 7 साल में प्रॉब्लम गैप बहुत ज्यादा नहीं था, बट जैसे जैसे ये 30 साल का देखेंगे हम टाइम, तो ये गैप काफी बढ़ गया। तो यही खास बात होती है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग भी। कंपाउंडिंग में जितना ज्यादा टाइम जाता है उतने ज्यादा गैप बढ़ता जाता है, और यही रीजन है कि वॉरेन बफेट जो मात्र 20% के रिटर्न बनाए हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी मात्र 9 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था, और लास्ट 80-85 ईयर्स में उन्होंने इमेंस वेल्थ बनाई है और वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बने हैं। चलिए नेक्स्ट केस पे जाते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, दोनों 22 साल की उम्र से जॉब ज्वाइन करते हैं और दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, और 14 साल तक एक दोस्त जो है वो सैलरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेता है। पहले वो अच्छे घर में रहने लगता है, उसके बाद गाड़ी खरीद लेता है, और उसके बाद घूमने फिरने में एबनॉर्मली एक्सपेंसेस करने लगता है और कुछ सेव नहीं करता है। और वहीं दूसरा बंदा जो है अपना खर्चा जो है लिमिटेड रखता है, थोड़ा देख संभल के करता है, और वही 14 साल बाद तो दोस्त थोड़ा देख के खर्चा कर रहा होता है, वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहता है। तो आप देखोगे 14 साल में यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि 25,000 की सेविंग हो रही है पर्सन ए की,
और वहीं दूसरा बंदा जो है वो 25,000 सेव नहीं करता है, वो पूरा का पूरा खर्चा करता है और हर साल उनकी सैलरी 8% से बढ़ती है और वही 8% से पर्सन ए जो है अपनी कंटिन्यूअसली एसआईपी बढ़ाता जाता है। तो 22 साल की उम्र में जहां उन्होंने स्टार्ट किया, 35 के एज पे दोनों दोस्तों की सेविंग 68,000 पर मंथ है। और कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं कि उनकी सैलरी हो सकता है कि 80,000 या 75,000 हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए हम ये अजम्पशन मान रहे हैं। आपको इसमें हो सकता है लगे कि नहीं, सैलरी इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, 80,000 नहीं, 70,000 नहीं, बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो वो आप अजम्पशन मान सकते हो, लेकिन एनालिसिस आपका फिर भी चेंज नहीं होने वाला है। मोटे मोटे में एनालिसिस वही रहेगा, कंक्लूजन वही रहेगा। तो आप देखोगे कि पर्सन ए जो है इन 14 साल में उसकी वेल्थ जनरेट होती है 1.91 करोड़ और वहीं पर्सन बी की बात करूं तो वो जीरो सेविंग के साथ है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि मान लो पर्सन ए रिटायर कर जाए इस एज पे। रिटायर कहने का मतलब ये है कि वो इस तरीके से रिटायर किया है कि वो अब जॉब नहीं करना चाहता है, वो कुछ अपना करना चाहता है। तो हो सकता है उसे 2 साल, 4 साल, 5 साल या जिंदगी भर फाइनेंशियली उसको कुछ सक्सेस ना मिले, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसे उसमें मजा आता है। तब भी अगर आप देखोगे तो वो 1.91 करोड़ से उसे जो हर साल ऑलमोस्ट 27 टू 28 लैक्स की ईयरली रिटर्न्स आने लगेंगे। और उसको अगर आप कंपेयर करो तो 67,000 करके ऑलमोस्ट ये 8 लाख के आसपास का इनकम होता है। तो कहाँ 8 लाख और कहाँ 28 लाख, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस तरह का गैप क्रिएट हो जाता है। तो वो अपनी सैलरी का ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स सिर्फ अपने सेविंग के इंटरेस्ट से जनरेट कर सकता है। तो इस तरह के का पावर है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और यहाँ पे सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है कि अगर आप इतना सेविंग करके ऐसे इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद अगर आप लाइफ टाइम कुछ ना करना चाहो तो लोग क्वेश्चन आपको ही करेंगे, ना कि पर्सन बी को, जो उसके बाद भी न चाहते हुए भी जॉब में कंटिन्यू करता है। क्योंकि लोग जो है मेंटल प्रेशर या लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो या जॉब में आपको मजा नहीं आ रहा है, ये कोई नहीं समझेगा। लोग सिर्फ ऊपर की दिखावट को समझते हैं, जिसमें ये पर्सन भी जो है थ्रू आउट द लाइफ अपना एंजॉय किया और उसके बाद भी जॉब कंटिन्यू कर रहा है। तो सोसाइटी इसी बंदे को बोलेगी कि ये सही कर रहा है अपने लाइफ में। बट आपको समझना चाहिए कि आपके लिए कौन सा सही है। आपको मेंटल पीस चाहिए या आपको लोगों को खुश करना है? अगर आपको लोगों को खुश करना है तो आपको पर्सन बी की तरह जीना चाहिए। बट अगर आपको अपनी खुशी के लिए जीना है, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आप ऐसे स्टेज पे जाना चाहते हो जहां से आपको जो पसंद है वो करना चाहते हो, तो आपको पर्सन ए की तरह प्लान करना चाहिए। और ये आप तभी कर सकोगे जब आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग समझोगे। चलिए अब तीसरा केस स्टडी की बात करें तो तीसरा केस स्टडी सबसे इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैं इक्विटी में कितना लगाऊं और डेट में कितना लगाऊं। कोई कहता है कि आपका इक्विटी एलोकेशन 100 माइनस आपकी एज होनी चाहिए, और कई लोग बोलते हैं कि आपको यंग एज पे थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए, प्रॉब्ली 80%, 100%। तो मैं कंफ्यूजन को हटाता हूँ, सिंपल सी एक चीज का कंपैरिजन करता हूँ। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप 50% इक्विटी और 50% डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप स्टार्टिंग से ही 50% इक्विटी और 50% डेट में इन्वेस्ट करने लगोगे, राइट? 60 एज तक या 55 एज तक, जब भी आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए कि आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पास दो चॉइस है। एक चॉइस है कि आप इस 30 साल में 50% इक्विटी और 50% डेट में थ्रू आउट अपनी लाइफ टाइम इन्वेस्ट करो, और दूसरा ऑप्शन है कि पहले 15 साल आप सिर्फ इक्विटी में करो और उसके अगले 15 साल सिर्फ आप डेट में इन्वेस्ट करो। तो आपका केस जो है पूरा अलग हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आता है एक्चुअल में, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा गैप क्रिएट होता है इस सिंपल से डिफरेंस से। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो अगर आपने 50% इक्विटी और 50% डेट में थ्रू आउट अपने 30 साल इन्वेस्ट किया होता, तो एट द एंड ऑफ 55 एज आपका जो वेल्थ क्रिएट होता वो होता 16 करोड़। यहाँ पे मैंने मान लिया कुछ बेसिक चीज, जैसे कि 26 साल की उम्र से आप स्टार्ट करते हो अपनी एसआईपी, और आपकी 25,000 की पहली एसआईपी होती है पर मंथ, और वो एवरी ईयर 8% से इंक्रीज होती है। तो आप देखोगे कि 50% इक्विटी और 50% डेट में आपने इन्वेस्ट किया, तो टोटल आपका जो एसेट है वो लगभग 16 करोड़ के आसपास जमा होता है। और वहीं अगर आपने पहले 15 साल जो है इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता 100% ऑफ योर सेविंग, और वहीं डेट में आपने अगले 15 साल 100% आपने डेट में डाला होता, तो उस केस में आपकी सेविंग हो जाती 22.6 करोड़। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा। यहाँ पे हालांकि मैं एक कैविएट आपको दे दूं, वार्निंग दे दूं कि
इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, तो आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए फैमिली एंटायर फैमिली के लिए। इनकम अर्निंग मेंबर्स ऑफ फैमिली है, उनके टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए और इसके अलावा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 टू 12 मंथ्स का, ना कि इस तरह के आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको हाथ ना लगाएँ। तो आप देख सकते हो कि ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी 50% डेट और 50% इक्विटी का ही एलोकेशन किया है। बट यहीं पे जो आपने इक्विटी को 15 साल एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग होने को दिया, उस वजह से आपकी जो वेल्थ है, वो ज़्यादा जनरेट होती है। और यही चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे-जैसे टाइम बीतता है ना, आपका गैप बढ़ता जाता है और इसीलिए इक्विटी में आप इनिशियल 10 इयर्स, 15 इयर्स अगर आप इक्विटी में सिर्फ इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद आप डेट में ज़्यादा फोकस करते हो, तो आपका जो वेल्थ है बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कंपेयर टू उतना ही परसेंटेज एलोकेशन में आप पहले डेट भी डाल दोगे तो। तो ये डिफरेंस है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के वजह से। अच्छा, यहाँ पे एक और कैवेट मैं आपको दे दूँ, तो ये कोई एसेट एलोकेशन की या कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये बेसिकली एक लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाया गया था और आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग समझाने के लिए मैंने 3 अलग-अलग केस स्टडी लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो सिर्फ़ एलआईसी, एफडी, पीपीएफ जैसी इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं या जिनको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग अभी भी समझ में नहीं आया है। उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ, उन फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।